हम आते हैं दूसरे मेथड पर, भैया लॉजिक कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, लॉजिक की बात आती है। अब लॉजिक की जब बात आती है तो हम इन चीजों पे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इसी स्लाइड पर देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने एक सिस्टम लिया, इतना चीज हमको पता है कि ये M1 है, ये M2 है, यहां पर F1 फोर्स लग रहा है, यहां पर F2 फोर्स लग रहा है और बीच में एक स्ट्रिंग है। इससे पहला केस, यहां पे क्या है, मान लो 3 फोर्सेस, 3 ब्लॉक हैं तो 3 ब्लॉक के लिए अलग सिस्टम होगा। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम दिखे तो आपको तो सबसे पहले यह समझना है कि हमें जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो क्या एक लीनियर सिस्टम है कि नहीं है। लीनियर सिस्टम को हम कैसे चेक करते हैं? हम लीनियर सिस्टम को चेक करते हैं बाय कंसीडरिंग द सिस्टम कि जो भी ब्लॉक्स हैं क्या वो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं अलोंग द कॉन्टेक्ट के अलोंग। अगर उनका एक्सेलरेशन सेम होगा तो हम कहेंगे लीनियर सिस्टम है। इसका मतलब है कि उन दो जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब सिंपली जैसा है वैसा। अब अगर ऐसा है तो आप इसी पूरी चीज को, इस ब्लॉक को अलग बोल सकते हो, इसको अलग बोल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं तो कह सकता हूं नहीं, मेरे लिए तो ये जो पूरा सिचुएशन है, दिस कंप्लीट सिचुएशन, यहां से लेकर के ये जो पूरा सिचुएशन है, दिस कंप्लीट सिचुएशन इज वन ऑब्जेक्ट। भैया हमारे लिए तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई एक साथ चल रहा है ना, इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो हम तो एक ही मान लेते हैं। अगर हम इसको एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, हमारे लिए एक ही सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? इस सिस्टम पे तो हमें 2 ही फोर्स दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो F1 और एक F2। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम किसी भी लीनियर सिस्टम को देखते हैं तो हमें यह समझना होता है कि हम सिस्टम क्या कंसीडर करें। सिस्टम एक ब्लॉक को अलग से लेके चले, दूसरे ब्लॉक को अलग से लेके चले, या दोनों को साथ में ले लें, या 3 है तो तीनों को साथ में ले लें। तो सिस्टम का कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज व्हाई वी से इट इज कि जब हम बात करते हैं किसी सिचुएशन की तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि सिस्टम क्या चूज करना है। दूसरा, इंटरनल फोर्सेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है भाई? अगर हम फोर्सेस की बात करें तो 2 तरीके के फोर्स हम फिर से अब अलग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बार की बात है, मैं पटना जा रहा था। पटना एक ऐसा सिटी है जहां पर 2 पर्टिकुलर सिटीज हैं जो आपस में कनेक्टेड है थ्रू गंगा रिवर। एक गंगा रिवर के इस साइड है, एक गंगा रिवर के दूसरी साइड है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सेकंड सिटी, लेकिन मैं वहां गया था, कई फ्रेंड्स हैं मेरे। तो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग ओवर देयर, शाम के टाइम पे वहां पर क्या होता है, फेरियां चलती हैं। फेरियां मतलब बोट्स चलती हैं, और वो बोट्स क्या करती हैं, वो जो नाविक होता है व्हाट इट डज, वो जैसे मान लो ये बोट है, तो इस बोट पर वो एक पर्दा ऐसे टांग देता है। मेरे मन में सवाल आया कि पर्दा अगर टांग दिया तो भैया क्यों टांगा? वो बोला भाई साहब सब यहां पे हवा बड़ी अच्छी चल रही है, और अगर अच्छी हवा चल रही है तो ये हवा की वजह से हमें थोड़ी सहूलियत हो जाती, क्योंकि ये हवा आके इस पर फोर्स लगा देती, और फोर्स लगा देती तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है और ये बोट बड़े आराम से आगे बढ़ जाती है। मैंने कहा भाई मामला तो सही है, अगर सिर्फ हवा से बोट आगे बढ़ने लगे तो फिर भाई नेचुरल हवा की जरूरत कम है, क्योंकि नेचुरल हवा का तो हमें पता ही नहीं है। हम क्या करें, एक ऊषा का फैन लेके चले आए और एक ऊषा का फैन यहां लगा दो और हवा आपको परमानेंटली मिलती रहेगी, क्या प्रॉब्लम है? बट क्या ऐसा हो सकता है? मैंने एक फैन लिया, फैन लेकर के यहां लगा दिया और ये फैन चलने लगा, इस फैन ने बढ़िया हवा दी। ऊषा का फैन का ऐड तो आपने देखा ही होगा,
स्पेस तक पहुंचा देता है। तो अगर यहां पर बात करें तो क्या ये बोट को नहीं चला सकता? आई विल से नहीं चला सकता। अब क्वेश्चन अराइज होता है, भाई पहले हवा चला रही थी लेकिन ऊषा फैन की हवा में ऐसा क्या हो गया कि ये अब नहीं चलेगा? भाई सीधी सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हवा प्रोवाइड करने वाला है, जो फोर्स लगाने वाला है, वो सिस्टम के अंदर बैठा है, मतलब ही इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जो सिस्टम का पार्ट है और सिस्टम पे ही फोर्स लगाएगा, वो कभी भी सिस्टम को नहीं हिला पाएगा। इंटरनल फोर्सेस विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फोर्स सिस्टम के अंदर का है और कौन सा बाहरी वाला लगा रहा है। जो बाहरी वाला है वही डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पर अगर हम इस फैन को ऐसे रखें कि मान लो ये बोट है, ये यहां पे हमने पर्दा लगा दिया, लेकिन अगर हम इस फैन को बाहर से लगा दें और ये फैन अब हवा चलाए, तो क्या ये बोट आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आप यहां ले आओगे तो ये बोट अब आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? हमें यह समझना है कि इंटरनल फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर हैं या किसी सिस्टम में हैं, तो उन फोर्सेस का मोशन में या किसी भी स्टेट चेंज में कोई रोल नहीं है। और कोई रोल नहीं है तो फिर हमारे लिए अच्छा है भाई, जब कोई रोल ही नहीं तो हम उनको क्यों काउंट करेंगे? हम सिर्फ किसको देखेंगे? हम सिर्फ उन फोर्सेस को देखेंगे जो एक्सटर्नल हैं। एंड दैट इज व्हाई लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब हम यहां पर अगर बात करें तो हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं या 3 ब्लॉक हैं। अब इन 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए देखिए, आप कहोगे कि ये जो सिस्टम है, ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M3 है। मैं कहूंगा नहीं, ये तीनों के तीनों मेरे लिए एक ही ब्लॉक है। और अगर तीनों के तीनों एक ही ब्लॉक हैं तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो तो सिस्टम के अंदर वाले ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, और जो अंदर वाले इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के फिर कौन से फोर्सेस हैं? हमारे काम के सिर्फ वही फोर्सेस हैं जो बाहर से लग रहे हैं। तो बाहर से तो एक F फोर्स ही लग रहा है, और ये F फोर्स इस पूरे सिस्टम को आगे चला रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा? सीधी सी बात है, नेट फोर्स बाय नेट मास। कितना फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स लग रहा है F, और मासेस कितने हैं टोटल मिलाकर के? पूरे सिस्टम का कितना मास है? इट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। भैया चलो एक बात तो हो गई, एक्सेलरेशन निकालना तो अपने को आ गया। हम क्या देखेंगे? पूरे को सिस्टम मान लेंगे। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। लॉजिक सेज कि भाई आपने चलो एक के लिए तो निकाल लिया, अब अगर आपसे बोला जाए कि भैया इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये भी निकालो, और जब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने वाली बात आ गई तब तो भैया अंदर का मामला आ गया। अब इस अंदर वाले को बाहरी बनाना आपका काम है। कैसे अंदर वाले को बाहरी बनाने के लिए? चलो देखते हैं। हमने अब दो सिस्टम ले लिए। अगर हमें एक सिस्टम हमने ले लिया M1 M2 का, एक सिस्टम हमने लिया M2 M3 का। पिछली स्लाइड में देखो, अगर हमको M1 और M2 के बीच का फोर्स निकालना था तो हम कहेंगे कि भैया ये जो फोर्स है वो M2 पे इधर की तरफ लग रहा है, M1 और M2 के बीच का, इसको हम नाम दे देते हैं F12, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। M2 पे तो इधर की तरफ लग रहा है ना। लेकिन मेरे लिए अब जो सिस्टम है वो एक ये सिस्टम हो गया, और दूसरा अकेला जो M1 बचा था वो हो गया। इस M1 पे F फोर्स इधर लग रहा है और F12 इधर लग रहा है। ये मेरे लिए एक सिस्टम हो गया। अब हम चाहे तो ये सिस्टम ले सकते हैं, हम चाहे ये सिस्टम। लेट अस टेक दिस सिस्टम। बताओ, अगर हम इस सिस्टम को लेते हैं तो बताओ इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? बाहरी, अंदर वाला नहीं। इस फोर्स को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इस फोर्स को देखना है। इस फोर्स की बात करें तो कितना फोर्स लग रहा है बताओ? आई विल से इट इज F12, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इस सिस्टम का मास इनटू इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। इस सिस्टम का मास कितना हुआ? M2 प्लस M3,
इनटू इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है एक्सेलरेशन, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। हो गया कि नहीं? अगर हम कहें कि मान लो हमें m2 और m3 के बीच का फोर्स निकालना है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो m3 को अकेला देख लूंगा, मेरे लिए अकेला m3 एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो 2 और 3 के बीच वाला फोर्स F23 लग रहा होगा, और ये सिस्टम अब आगे जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन a, तो क्या आप F23 नहीं बता सकते हो? F23 क्या होगा? F23 विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना होगा, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो भैया इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस की बात अगर आपको समझ में आ जाए और सिस्टम का कंसेप्शन अगर आपको क्लियर हो जाए, तो बाकी चीजों में तो हमें टेंशन ही नहीं लेना। हमें तो सिर्फ इससे मतलब होगा कि जो भी फोर्स बॉडी पर लग रहा है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल।